आज हम बात करेंगे कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ डॉलर ही डोमिनेट क्यों करता है। दुनिया भर का 90 to 95% बिजनेस सिर्फ और सिर्फ इसी करेंसी में क्यों किया जाता है। क्यों हमेशा अब्रॉड में पढ़ रहे स्टूडेंट को आप INR से पैसा डॉलर में कन्वर्ट कराने के बाद आप उसको डॉलर भेजते हो। आज ना चाहते हुए भी ज्यादातर देशों की डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ इस करेंसी पर आ चुकी है, जिसकी वजह से अमेरिका और भी दिन ब दिन सुपर पावर बनता जा रहा है और इस करेंसी का यूज वो अपने फायदे के लिए और किसी भी और देश को सीधे सटीक तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है, जिसका हाल ही में एग्जाम्पल हमने रशिया के साथ देखा। जब रशिया यूक्रेन के साथ वॉर कर रहा था तो यूएसए ने कई सारे सैंक्शंस डॉलर के यूज के ऊपर रशिया के ऊपर लगाए, जिसकी वजह से अब वो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर से ट्रेड नहीं कर सकता। तो डॉलर आज की डेट में इतना पावरफुल बना कैसे? क्यों हर एक देश को सिर्फ और सिर्फ डॉलर ही यूज करना पड़ता है अपनी इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए? क्या ये ट्रेड कोई उससे जबरदस्ती करवाता है या फिर वो अपनी मर्जी से कर रहा है? और अगर वो अपनी मर्जी से कर रहा है तो अपनी करेंसी के साथ क्यों नहीं कर पा रहा है? इन सभी चीजों को आज की इस वीडियो में हम एक एक करके देखते हैं। तो बात है 1900 के आसपास की, जब हर एक देश दूसरे देश से ट्रेड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेटल्स का यूज किया करता था, जिसके अंदर गोल्ड और सिल्वर सुपर प्रायोरिटी उनकी थी। पर 1940 के बाद ये सब चीजें एकदम से बदल गई। 1940 जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका था और वर्ल्ड वॉर 2 अपने पीक पर था, इन दोनों वर्ल्ड वॉर के दौरान कई सारे नेशंस की इकोनॉमी ड्रास्टिकली टूट चुकी थी और उस टाइम की सबसे पावरफुल इकोनॉमी द ब्रिटिश इकोनॉमी भी अपने घुटनों पर आ चुकी थी, जहां पे 1914 में ब्रिटिश इकोनॉमी का डेट टू GDP रेशियो सिर्फ और सिर्फ 25% था। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 100 रुपए की कोई कंट्री ओन करती है तो उन्होंने 100 रुपए की कंट्री को चलाने के लिए कितने रुपए का डेट ले रखा है, तो वो उनका सिर्फ और सिर्फ 25% था। जहां पे उनका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद डेट टू GDP रेशियो 220 और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सीधा 270% पहुंच गया। पर ऐसा सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश इकोनॉमी के साथ ही नहीं हुआ, ऐसा उसके साथ वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने वाली कई कंट्रीज के साथ हुआ, जहां पे सोवियत यूनियन, फ्रांस, ऐसी कई बड़ी बड़ी कंट्रीज शामिल थी। पर यूएसए के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यूएसए वॉर के अंदर डायरेक्ट पार्टिसिपेट ना कर एज ए मर्चेंट पार्टिसिपेट कर रहा था। इसका मतलब मैं आपको ढंग से समझाता हूँ कि जब बाकी देश आपस में अपनी फुल ताकत लगाकर लड़ रहे थे, उसी बीच यूएसए अपनी फुल कैपेसिटी से उस वॉर के अंदर काम में आने वाली हर एक चीज को प्रोवाइड कराने के लिए काम कर रहा था, चाहे वो आर्म्स, एमुलेशंस, गेहूं एक्सेट्रा, जो कुछ भी वहां पे चीज थी उन सभी को सप्लाई कर रहा था, जिसका सीधा का सीधा असर यूएस की GDP पे पड़ा। जहां पे यूएस की इकोनॉमी की वैल्यू बिफोर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ 2 बिलियन के आसपास थी, वही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद सीधा 6 बिलियन के आसपास और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद 200 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी थी। पर सिर्फ इतना ही नहीं, जहां पे यूएसए का अराउंड 1910 के आसपास अपना गोल्ड रिजर्व रेशियो सिर्फ और सिर्फ 2000 टन था, वही आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ 20-30 सालों के अंदर सीधा का सीधा 20,000 टन पहुंच गया, जो कि पूरी दुनिया का 70% गोल्ड रिजर्व था, जिसकी वजह से यूएसए पूरी दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंट्री बनी। पर कहानी अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ, यूएसए ने कई नेशंस को अपने देश एक ब्रेटन वुड एग्रीमेंट साइन करने के लिए बुलाया। ये ब्रेटन वुड एग्रीमेंट यूएसए के इतिहास में सबसे पावरफुल डील और सबसे पावरफुल एग्रीमेंट माना जाता है, जिसके अंदर ये लिखा था कि आप सभी देश अपनी करेंसी को डॉलर के साथ कनेक्ट कर दीजिए और डॉलर को हम गोल्ड के साथ लिंक कर देंगे, क्योंकि पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व यूएसए के पास था और यूएसए ने ये कमिट किया कि वो फ्यूचर में गोल्ड से ज्यादा कभी भी मनी को प्रिंट नहीं करेगा, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में एक ट्रेडिंग सिस्टम बन सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी उनको डॉलर की नीड पड़ेगी तो वो गोल्ड लाकर डॉलर ले जा सकते हैं, और जब भी वो डॉलर लेके आएंगे तो यूएसए उसके बदले में उनको गोल्ड देगा। वहां पे 30 ग्राम गोल्ड की वैल्यू लगभग $35 के अराउंड रखी गई, और ऐसे ही लगभग 44 कंट्रीज ने इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया और अपनी इंटरनेशनल ट्रेड को डॉलर में करना शुरू किया। At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference. Invited by President Roosevelt to the first major world financial meeting since the London Conference of 1933,
ये बाकायदा इसलिए किया गया क्योंकि एक देश को दूसरे देश पे भरोसा नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हम इंडिया और पाकिस्तान की ही बात करें तो अगर हमें आपस में कोई ट्रेड करना है तो हमने यहाँ पे हमारा गुड्स भेजा, बदले में उन्होंने हमें उनकी करेंसी दी, पर हमें उनकी करेंसी पर ट्रस्ट नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी टूटी हुई इकोनॉमी है, पर हमें डॉलर पे ट्रस्ट है। इसलिए अमेरिका ने ये तय किया कि वो डॉलर को गोल्ड के साथ कनेक्ट करेगी। इसलिए हमें ये पता है कि जब हम पाकिस्तान से डॉलर एक्सेप्ट करेंगे, हम उस डॉलर को यूएसए को देकर बदले में गोल्ड ले सकते हैं। इस ब्रेटन वुड एग्रीमेंट ने पूरी दुनिया में यूएसए की डोमिनेंस को बढ़ाना शुरू कर दिया। और इस ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के बाद दो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, जहां पे पहली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरी वर्ल्ड बैंक बनाया गया, ताकि जब भी किसी देश की इकोनॉमी ऐसे ही वॉर में पार्टिसिपेट की वजह से टूट जाए या फिर कोई इकोनॉमी क्राइसिस आ जाए तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस उनको सपोर्ट कर सके, जिसका फायदा आज तक पाकिस्तान जैसे कई देश उठा रहे हैं अपनी इकोनॉमी को ठीक चलाने के लिए। और आज भी जहां पे पाकिस्तान में भुखमरी है तो उनको आईएमएफ ही फंड करता है। पर यहीं से यूएसए की डोमिनेंस और बढ़ गई। पर यूएसए को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा था कि वो डॉलर की इस डोमिनेंस को ज्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं रख पाएगा, क्योंकि जैसे ही बाकी देशों की इकोनॉमी रिकवर करेगी वो डॉलर को वापस लाएंगे और अपने हिस्से का गोल्ड ले जाएंगे। और अपनी डोमिनेंस को और भी पुख्ता करने के लिए यूएसए को अंदाजा था कि फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की चाबी है क्रूड ऑयल, और इसीलिए वहां की कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज पूरी दुनिया भर में क्रूड ऑयल को ढूंढने के लिए निकल गई, क्योंकि यूएसए की उन कंपनीज के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो कि पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल को फाइंड आउट कर सके और उनको एक्सट्रैक्ट कर सके। और ऐसे ही वो उस क्रूड ऑयल को ढूंढते ढूंढते एक बड़े रेगिस्तान में पहुंचे, जहां के लोगों को किसी वॉर से, किसी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से या फिर अपने डेवलपमेंट से मतलब नहीं था। उनको सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट में एंजॉय करने से मतलब था। उनको यहां तक पता तक नहीं था कि वो पूरी दुनिया के सबसे बड़े ऑयल गोल्ड रिजर्व के ऊपर बैठे हैं, और वो देश था सऊदी अरेबिया। कई सालों की रिसर्च के बाद उन कंपनीज ने सऊदी अरेबिया में एक बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व फाइंड आउट किया और अरेबियंस के साथ मिलकर उस ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया। पर यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी करी इटली ने, क्योंकि यूएसए उनके दुश्मन देशों को अपने एमुलेशंस आर्म्स सप्लाई कर रहा था, जिसकी वजह से उनको काफी नुकसान हो रहा था। और इसलिए इटली ने उस प्लांट के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसके बाद यूएसए की वो मशीनरी जो कि क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के अंदर काम आ रही थी, वो पूरी की पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई। इसलिए अरेबियंस ने यूएसए से न सिर्फ नई टेक्नोलॉजी की बल्कि उनसे अपने मिलिट्री प्रोटेक्शन की भी बात करी। और यहाँ पे रोल आता है मिस्टर फ्रैंकलिन का, जो कि उस टाइम यूएसए के प्रेसिडेंट थे। वो सीधा यूएसए से सऊदी अरेबिया पहुंचते हैं और एक हिस्टोरिकल मीटिंग रखते हैं और एक एग्रीमेंट करते हैं अरेबियन किंग के साथ कि वो उन्हें न सिर्फ मिलिट्री प्रोटेक्शन देंगे, उनकी मशीनरी भी देंगे और फ्यूचर में डेवलपमेंट में काम आने वाली हर वो जरूरी चीज देंगे जिसकी जरूरत उस कंट्री को होगी। और इतना सब कुछ सऊदी अरेबिया को देने के बाद यूएसए की भी कुछ डिमांड थी। वो डिमांड कुछ यूं थी कि वो अरेबिया से निकला हुआ जितना भी ऑयल का रिजर्व है, उस ऑयल को वो जब भी एक्सपोर्ट करेंगे तो किसी और करेंसी में ना कर सिर्फ और सिर्फ डॉलर में ही ट्रेड करेंगे। इसलिए पूरी दुनिया के हर एक देश को ना चाहते हुए भी क्रूड ऑयल को लेने के लिए उनको डॉलर देना पड़ता, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में डॉलर की डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी। और अरेबिया में कई सारा डेवलपमेंट शुरू हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्कूल्स का, बिल्डिंग्स का, कई सारा। फिर बनी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन OPEC, जिसके अंदर उन सभी देशों को एक साथ मिलाया गया जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो ऑयल की डिमांड और सप्लाई को मैच कर उसकी एक स्टेबल प्राइस को तय कर सके। और इस ऑर्गेनाइजेशन को भी फोर्स किया गया कि ये सिर्फ और सिर्फ डॉलर में ही ट्रेड करें। और ऐसे यूएसए की करेंसी डॉलर पूरी दुनिया के ऑयल ट्रेड के ऊपर राज करने लगी, क्योंकि डॉलर न सिर्फ यूएसए की करेंसी था बल्कि वो गोल्ड से भी लिंक था। इसलिए बाकी सभी ट्रेड भी लगभग डॉलर के अंदर होने लगी। पर ये ज़्यादा दिनों तक चला नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हर एक इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग बनती जा रही थी, वो अपने हिस्से का डॉलर यूएसए में जमा कराते और वहाँ से अपने हिस्से का गोल्ड वापस अपने देश ले जाते, जिसकी बदौलत 1980 तक आते आते यूएसए का गोल्ड रिजर्व जो कि 22,000 टन था, वो सीधा घटकर सिर्फ और सिर्फ 10,000 टन ही रह गया।
जिसके बाद यूएसए के प्रेसिडेंट मिस्टर निक्सन ने पूरी दुनिया भर के सामने आकर एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट करी कि अब वो उस डेट से ब्रेटन वुड एग्रीमेंट को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. मतलब वो जब भी कोई भी उनके पास डॉलर लेके आएगा तो उसके बदले में वो उन्हें गोल्ड नहीं देंगे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया भर के देशों में हलचल मच गई। उनके पास पड़े हुए डॉलर के रिजर्व जो कि उनको इंटरनेशनल ट्रेड करने में काम आ रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ एक कागज के टुकड़ा बन के रह गए। अब वो किसी काम के नहीं थे। इसलिए उन सभी देशों को मजबूरी में आकर डॉलर में ट्रेड करना पड़ा, क्योंकि उनके पास और कोई रिजर्व था नहीं, जो कि आज की डेट तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ डॉलर में ही ट्रेड करते आ रहे हैं। पर आने वाले टाइम में धीरे धीरे ये पिक्चर अब बदल रही है, जिसमें इंडिया ने भी इनिशिएट लिया है। हाल ही में इंडिया ने अरेबियंस के साथ एक डील साइन करी है कि वो जब भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किसी भी तरीके का गुड्स यहाँ से या फिर वहाँ से करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ INR में ही करेंगे। और रशिया भी अपनी क्रूड ऑयल की डील इंडिया के साथ INR के अंदर ही कर रहा है। तो फ्यूचर में हमें नहीं पता कि डॉलर की डोमिनेंस इतनी ही बरकरार रहेगी या फिर कोई और करेंसी उभर के आएगी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। पर क्या कभी फ्यूचर में वो करेंसी INR हो सकती है, इसके बारे में भी आप हमें जरूर बताएं। थैंक यू।